हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मार्क्स हब बाय सोनी यादव। आज का जो टॉपिक है हमारा वो पोल साइंस का टॉपिक है, विधि निर्माण की प्रक्रिया। तो शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है विधि निर्माण की प्रक्रिया, उसके बारे में चर्चा करते हैं आगे। सदन जो है, सदन का प्रमुख कार्य होता है विधि का निर्माण करना। संसद सभी विषयों पर कानून बनाने में सक्षम है। संघवर्ती या समवर्ती सूची में दिए गए जितने भी विषय हैं उन सारे के सारे विषय पे वो क्या कर सकता है, अपना कानून बना सकता है। साथ ही कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन पर सदन जो है कानून बना सकता है, जो राज्य सूची में शामिल है, लेकिन उन कुछ विषयों पर भी जो है जो सदन है वो अपने उन पर कानून बना सकता है। अब विधेयकों के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। विधेयक के जो प्रकार है वो दो प्रकार के होते हैं, मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक धन विधेयक और दूसरा साधारण विधेयक। पहला जो विधेयक है, यानी पहले प्रकार का जो विधेयक है धन विधेयक है, उसका जो जिक्र है वो हमें संविधान के अनुच्छेद नंबर 110 में उसका जिक्र मिलता है। अब यह धन विधेयक होता क्या है, तो धन विधेयक का डेफिनेशन क्लियर कर देती हूँ। धन विधेयक क्या होता है, वह विधेयक जिसके द्वारा कोई कर लगाया या हटाया जाता है वह धन विधेयक कहलाता है। इसके अलावा संचित निधि या आकस्मिक निधि से धन निकासी, वार्षिक बजट आदि से संबंधित कोई भी विधेयक जो है वो धन विधेयक कहलाता है। इसका अंतिम निर्णय जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। उसका यह निर्णय चुनौती या वाद विवाद योग्य नहीं होता है, यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है जो इसका निर्णय करता है कि धन विधेयक कौन से होंगे, उसका जो ये डिसीजन है, जो ये चुनौती है, वो बिल्कुल भी मतलब उसको कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, उसको कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। उसके जो ये जो निर्णय है उस पर कोई भी बहस आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकती है। ये जो धन विधेयक है उसको सदन में प्रस्तुत करने की क्या प्रक्रिया है और पारित होने का क्या प्रोसेस है, उस पूरी प्रक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो धन विधेयक है इसको पारित करने संसद में प्रस्तुत करने से पारित होने के बीच में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो याद करने लायक ये बात है कि ये जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है। और जो सेकेंड थिंग ये है कि इसको लोकसभा में प्रस्तुत होने से पहले ही राष्ट्रपति से अनुमति ले ली जाती है। और यही कारण है कि दोनों सदनों से पारित होने के बाद जो है जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए नहीं भेजा जा सकता है, और ना ही राष्ट्रपति जो है इसमें कुछ भी बदलाव के लिए या सिफारिशें कर सकता है या कोई चेंजेस की डिमांड कर सकता है। कोई भी जो धन विधेयक है वो दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की किसी भी सहयोग समिति को नहीं सौंपा जा सकता है। लोकसभा के बाद लोकसभा से पारित होने के बाद ये जो धन विधेयक है ये राज्यसभा में प्रेषित होगा। राज्यसभा जो है वो 14 दिन के अंदर अगर उसे कोई चेंजेस करवानी है, उसकी कोई सिफारिश है या अगर उस पर कोई उसका विचार है, तो वो अपने उन सिफारिशों के साथ 14 दिन के अंदर वो जो विधेयक है उसे लोकसभा को लौटाता है। और यदि वो 14 दिन के अंदर ये काम नहीं करता है तो वो जो विधेयक है यानी कि धन विधेयक है वो पारित समझा जाएगा। और यदि वो कोई सिफारिशें या किसी प्रकार के चेंजेस या बदलाव की अपेक्षा रखता है या बदलाव के साथ सिफारिशों के साथ वो 14 दिन के अंदर लोकसभा को वो विधेयक भेज देता है वापस, तो अब ये जो उन सिफारिशों को मानना ना मानना लोकसभा के हाथ में होता है, यानी कि लोकसभा उन सिफारिशों को मंजूरी देने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं है। यदि अगर लोकसभा उन सिफारिशों को मान लेता है और वो चेंजेस कर देता है तो उस स्थिति में वो जो धन विधेयक है वो बदलावों के साथ पारित समझा जाएगा। और यदि वो लोकसभा जो है वो उन सिफारिशों को नहीं मानता है, डिनाई कर देता है, तो उस स्थिति में वो जो धन विधेयक है वो बिना उन सिफारिशों के या उन बदलाव के किए बिना ही पारित समझा जाएगा। अब जो इसके अलावा जो 10th पॉइंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है मतलब पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ मैं कि ये इसको दोबारा पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं भेजता है और ना ही ये जो धन विधेयक है कभी राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है तो उससे पहले ही धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है।
है उनसे उसकी अनुमति ले ली जाती है, विचार विमर्श कर लिया जाता है। जो भी बदलाव या चेंजेस की डिमांड या सिफारिशें राष्ट्रपति करता है तो वो उसी टाइम हो जाता है और उसके बाद उसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और फिर लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में और राज्यसभा से प्रेषित होने के बाद वो जो धन विधेयक है वो पारित समझा जाता है, यानी कि वो धन विधेयक का जो वो कानून है वो बन जाता है। सो ये था धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक को दोनों सदनों में किस तरीके से रखा जाता है, किस तरीके से दोनों सदनों से वो पारित होता है और राष्ट्रपति से किस प्रकार से लोकसभा में प्रस्तुत होने से पहले ही उसकी पूर्वानुमति ले ली जाती है। सो जो धन विधेयक है वो क्यों इम्पोर्टेंट या क्या उसे महत्वपूर्ण बनाता है, तो उसको महत्वपूर्ण बनाने का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, साथ ही उसे राष्ट्रपति की उसमें अनुमति पहले ही ले ली जाती है और अनुमति के बाद उसे, यानी कि उसकी सिफारिशें बदलावों के बाद ही उसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो दो प्रकार के विधेयक, यानी कि एक धन विधेयक और दूसरा जो है वो साधारण विधेयक। तो धन विधेयक के बारे में मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सारी की सारी बातें मैं बता चुकी हूँ जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। सो सेकंड विधेयक जो है यानी कि साधारण विधेयक, उसके बारे में बताती हूँ। सो साधारण विधेयक क्या होता है? साधारण विधेयक, जो धन विधेयक होता है वो तो धन विधेयक होता ही है, लेकिन जो विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं वो सारे के सारे, यानी कि वो सभी के सभी जो विधेयक है साधारण विधेयक की श्रेणी में आते हैं। अब साधारण जो विधेयक है वो दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि जैसे कि धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता था, लेकिन साधारण विधेयकों के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। जो साधारण विधेयक है दो में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और साधारण विधेयक जो है किसी भी मंत्री द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अब किसी भी सदन में पारित होने के बाद क्या है, साधारण विधेयक को पारित होने के लिए निम्नलिखित स्तरों से गुजरना पड़ता है, यानी कि लोकसभा जो धन विधेयक है, धन विधेयक की पूरी प्रक्रिया आप पढ़ चुके हो कि किस तरीके से दोनों सदनों में पहले लोकसभा में वो प्रस्तुत किया जाएगा, फिर राज्यसभा में, और राष्ट्रपति से हस्ताक्षर के लिए नहीं जाएगा क्योंकि उसके लिए उससे पूर्वानुमति ले ली जाती है। लेकिन साधारण जो विधेयक है उसको पूरा का पूरा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और उसकी प्रक्रिया में 5 स्तर से उसे गुजरना पड़ता है। पहला स्तर है प्रथम वाचन यानी प्रस्तुतिकरण, द्वितीय वाचन स्मृति स्तर, प्रतिवेदन स्तर और तृतीय स्तर। सबसे पहले जो पहला स्तर है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला स्तर यानी कि प्रथम वाचन या प्रस्तुतिकरण, इसमें क्या है, यानी वो जो साधारण विधेयक है उसको सदन में प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक को किसी भी सदन में रखा जाता है यानी प्रस्तुत किया जाता है। ज़्यादातर विधेयक जो है वो लोकसभा में पेश किए जाते हैं, जिसे विधेयक को प्राइवेट सदस्य द्वारा रखा जाता है। उसकी जांच सदन या सचिवालय करता है। सचिवालय इन विधेयकों को ठीक ठाक करने में सहायता भी देता है। इन विधेयकों के संबंध में 1 महीने पहले ही नोटिस देना पड़ता है कि हाँ इस प्रकार का कोई विधेयक जो है वो सदन में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला है, जिसे सरकारी विधेयक और इसी प्रकार के जो विधेयक है यानी कि जो प्राइवेट सदस्यों द्वारा जो रखा जाता है विधेयक, इसे सरकारी विधेयक भी कहा जाता है। सरकारी विधेयक को पेश करने की जो सूची है वो 7 दिन पहले दी जाती है। निश्चित तिथि का बिल एवं प्रस्तावक विधेयक को पेश करने की अनुमति मांगता है। सदन जब अनुमति देता है तो वो विधेयक है उस दिन में प्रस्तुत किया जाता है, जहां वो सदन में पेश किए जाने के बाद विधेयक को भारत के गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है, जिससे कि जितने भी मंत्री हैं या सभी जो नेता हैं उन सभी को उस विधेयक के बारे में पता चल जाता है। विधेयक को पेश किया जाना ही उसका प्रथम वाचन कहलाता है, यानी कि प्रस्तुतिकरण कहलाता है। यह उस समय पर वाद विवाद नहीं होता है, यानी कि जो इसका पहला स्तर है, यानी कि जो ये प्रस्तुतिकरण की जो प्रक्रिया है पहला स्तर, इसमें उस किसी विधेयक पर कोई भी वार्तालाप या वाद विवाद या चर्चा आर्गुमेंट वगैरह नहीं होगी। इसे सिर्फ सदन में प्रस्तुत किया जाता है और गजट में प्रकाशित किया जाता है, ताकि सभी मंत्रियों को, सभी जो दल के सभी जो नेता हैं उनको इस साधारण विधेयक के बारे में पता चल सके।
अब जो द्वितीय वाचन है उसमें क्या है, द्वितीय वाचन में विधेयक को पेश किए जाने के बाद अब सदस्य को उसकी प्रतिलिपि अर्थात छाया कॉपी यानी कि फोटो कॉपी दे दी जाती है, जिससे उसका द्वितीय वाचन शुरू हो जाता है। यानी कि वो जो फोटो कॉपीज है वो मंत्रियों तक या सदन के जो सदस्य हैं उन तक पहुंचा दिया जाता है, ताकि वो उसके बारे में डीपली एनालाइज कर सके, उसको पढ़ सके और पता कर सके कि एक्चुअल में वो जो विधेयक रखा गया है, यानी कि वो जो साधारण विधेयक प्रस्तुत किया गया है सदन में, वो एक्चुअल में है किस बारे में। विधेयक को पेश होने के बाद द्वितीय वाचन शुरू होने के बीच में 2 या 3 दिन का अंतराल होता है, यानी कि पहला प्रस्तुतिकरण सदन में प्रस्तुत कर दिया गया है साधारण विधेयक को, अब 2-3 दिन का गैप होता है और 2-3 दिन के बाद जो है द्वितीय वाचन शुरू होता है। परंतु यदि विधेयक बहुत ज़्यादा जरूरी है तो उस पर जो द्वितीय वाचन की जो प्रक्रिया है वो उसी वक्त स्टार्ट हो जाती है। द्वितीय वाचन के दौरान अनेक प्रक्रियाओं में उसे एक प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है, और उसकी जो अनेक प्रक्रिया है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे कि पहली जो प्रक्रिया है वो ये है कि सदन विधेयक पर तुरंत विचार विमर्श शुरू कर दे। दूसरा, विधेयक स्थायी समिति को सौंप दिया जाए जिसपे वो उस पर विचार विमर्श कर सके और बता सके, उसको ठीक से एनालाइज कर सके। तीसरा जो है वो ये है कि जनमत प्राप्त करने के लिए उसे प्रसारित किया जाना आवश्यक है, यानी कि न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ हेडलाइंस में उसको बताया जाए ताकि लोग उस पर अपनी राय दे सके। जिस विधेयक के संबंध में भारी मतभेद व्यापक नहीं होता है एवं जिसका पास किया जाना अत्यंत जरूरी है, जो विधेयक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उस पर सदन जो है सीधे विचार विमर्श कर सकता है। जनमत प्राप्त करने के लिए केवल उस विधेयक को प्रसारित किया जाने का प्रावधान है जिसके संबंध में जन विरोध व्यापक होने की आशंका रहती है। यानी कि कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिस पर हमें पहले से ही मालूम होता है कि इस विधेयक पे लोगों की नामंजूरी होगी या लोग जल्दी से सेटिस्फाई नहीं होंगे, उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इन सारे केसेस में जो साधारण विधेयक है उसको प्रसारित किया जाता है न्यूज़पेपर में, न्यूज़ हेडलाइंस में, ताकि लोग उस पर अपने विचार विमर्श दे सके। लेकिन अगर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं इस पे कानून बनना ही चाहिए लोगों के हित के लिए, तो उस स्थिति में डायरेक्ट सदन में वाद विचार जो है स्टार्ट हो सकती है। उसके लिए उसे प्रसारित करवाना आवश्यक नहीं है। और उसके बाद जो है जो विधेयक है, यानी कि वो जो साधारण विधेयक है उसे स्थायी समिति को सौंप दिए जाने का प्रावधान है। ज़्यादातर विधेयक जो है द्वितीय वाचन के दौरान निम्नलिखित 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं। यानी कि ये जो साधारण विधेयक है उसकी जो प्रक्रिया यानी कि पारित होने के लिए उसे 5 स्तरों से तो गुजरना ही पड़ता है, लेकिन प्रस्तुतिकरण और उसके दूसरे यानी कि द्वितीय वाचन में उसे 3 प्रक्रियाओं से भी और गुजरना पड़ता है। तो इसमें जो पहली अवस्था ये है कि ये जो विधेयक है उसका जो प्रस्ताव के लिए यह आवश्यक है कि विधेयक को इम्पॉर्टेंट है कि विधेयक के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला जाए और बताया जाए कि यह इम्पॉर्टेंट क्यों है। इस पर वाद विवाद होता है और इस समय विधेयक में संशोधन पेश नहीं किया जा सकता है। यानी कि द्वितीय वाचन जो है उसमें जो पहला प्रोसेस है उसमें उसके बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन ब्यौरा दिया जाता है कि किस प्रकार से वो इम्पॉर्टेंट है, इसको लागू करना क्यों ज़रूरी है और अगर लागू नहीं होगा तो क्या हो सकता है, या मतलब उसके पीछे क्या रीजंस है। सेकेंड जो अवस्था है उसमें ये है कि द्वितीय अवस्था में यह है कि सामान्य वाद विवाद के लिए विधेयक को स्थायी समिति को सौंप दिया जाता है। समिति में विरोधी दल के जो नेता है वो उचित प्रतिनिधित्व होता है। समिति द्वारा विधेयक को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ जांच किया जाता है और समिति द्वारा विधेयक की जांच की जाने पर अपनी रिपोर्ट तैयार करके भेजती है। समिति को सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर उसे पुनेता प्रकाशित कर दिया जाता है। अब जब उस पर पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया जाता है कि उस विधेयक को लागू करना क्यों जरूरी है या उस कानून को बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके बाद उसको क्या है कि उस विधेयक को स्थायी समिति को सौंप दिया जाता है। और स्थायी समिति उसका विधेयक का क्या करती है, उस पे जो उसके जो विरोधी दल है जो उस पे क्वेश्चंस उठाते हैं उस क्वेश्चंस की जांच करती है और जो एक्सप्लेनेशन के दौरान उस पे जो बताया गया है कि वो क्यों ज़रूरी है उस पर अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करती है। बहुत ही डीपली उसको एनालाइज करती है, सूक्ष्मता के साथ उसको जांचती है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट को तैयार करती है और रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसे प्रकाशित करवाती है ताकि सभी के सभी जो नेता दल है या जो सदन के सदस्य हैं उनको वो ये इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ सके, उसको समझ सके।
सो अब जो थर्ड पॉइंट है यानी कि द्वितीय सदन की जो तीसरी वाली अवस्था है उसमें क्या होती है, अब जो समिति द्वारा स्थायी समिति द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उस रिपोर्ट पर विचार होता है, यानी कि रिपोर्ट की प्रतिलिपि करीब करीब सदन के सभी सदस्य के पास भेजी जाती है। उसके बाद विधेयक के प्रत्येक धारा के लिए एक विवाद की स्थिति पैदा होती है। इस स्तर पर विधेयक में संशोधन पारित किया जाता है, यानी कि अब उस पर डीपली एनालाइज होने के बाद रिपोर्ट भी तैयार हो गई। रिपोर्ट में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है, सब कुछ के बाद उसकी रिपोर्ट तैयार होकर सदन के जितने भी सदस्य हैं उन तक पहुंच गई। और अब जो है तीसरी अवस्था में क्या होगा कि उस पर विचार विमर्श होगा। उसमें अगर कोई भी बदलाव किए जाने हैं, कुछ संशोधन किया जाना है, तो जो सदस्य हैं उसके बारे में यानी कि उस संशोधन के बारे में बात कर सकते हैं। प्रत्येक संशोधन को बारीकी से जांच की जाती है तथा उसे मंजूर या अस्वीकार करना पड़ता है, यानी कि ये नहीं है कि चेंजेस एक बार सुझा दिए गए यानी कि ये बदलाव होने चाहिए, ये संशोधन होना चाहिए, ऐसे बोल दिया गया और उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। नहीं, अगर चेंजेस इम्पोर्टेंट है, चेंजेस जरूरी है, अच्छे हैं, ठीक है, तो उसी अवस्था में उन बदलावों को अपनाया जाएगा। नहीं तो जिस अवस्था में वो जो साधारण विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसी अवस्था में वो जो विधेयक है वो पारित होना यानी कि वो अपनी आगे की प्रक्रिया के लिए आगे जाएगा। अब जो नेक्स्ट है तृतीय वाचन, यानी कि उन 5 स्तरों में से जो तीसरा स्तर है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है कि अगला कदम विधायक का तृतीय वाचन है, जिसमें जो विधेयक है प्रस्तुत करने वाले विधेयक जो है वो प्रस्तुत वाचन जो है उसमें जो विधेयक को प्रस्तुत करने वाला है वो ये बात रखता है, ये प्रस्ताव रखता है, ये बात कहता है कि विधेयक को पारित किया जाए। इस स्तर पर जो है विधेयक के प्रत्येक खंड पर विचार विमर्श नहीं किया जाता, यानी कि हर टॉपिक पे विधेयक में जो भी बात लिखी गई है उस पर विचार है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरी प्रक्रिया है द्वितीय सदन में यानी कि द्वितीय स्तर पे इसके बारे में इस पर पूरी जो विचार विमर्श है वो हो चुका होता है। जो स्थायी समिति द्वारा जो रिपोर्ट सुझाई गई होती है उस रिपोर्ट को समझने के दौरान और उस पर वाद विवाद के दौरान जो है इसके सारे के सारे टॉपिक पे चर्चा हो चुकी होती है। अब इसमें कोई भी महत्वपूर्ण संशोधन भी पेश नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इस जो तृतीय वाचन के दौरान केवल कुछ ऐसे औपचारिक संशोधन किए जाते हैं जिसमें जैसे कि विधेयक की शब्दावली में थोड़े बहुत चेंजेस करना यानी कि वर्ड्स में चेंज करना, ये चेंजेस हो सकते हैं तृतीय वाचन में। सख्त वाद विवाद के बाद विधेयक के पास को करने की परिपाटी है, यानी कि अब क्योंकि द्वितीय स्तर पर इस पर पूरी की पूरी वाद विचार पूरी की पूरी चर्चा हो चुकी होती है, तो तृतीय वाचन में सिर्फ इसके जो शब्दावली है यानी कि जो वर्ड्स है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं और उसके बाद उसे पास करना जरूरी है। इस प्रकार तृतीय वाचन मात्र औपचारिक ही है तथा इसे औपचारिकता ही कहा जाता है, यानी कि तृतीय वाचन का होना ना होना ये सिर्फ एक औपचारिक बात है, एक फॉर्मेलिटी है। इसका मतलब एक फॉर्मेलिटी के रूप में तृतीय स्तर को रखा गया है, जिसमें क्या चेंजेस होंगे, जिसमें सिर्फ शब्दावली के चेंजेस हो सकते हैं। अब जो दूसरे सदन की जो कार्यवाही है, दूसरे सदन की कार्यवाही में क्या है, उसी तरह कार्यवाही होता है जैसे कि पहले सदन में हुई थी। दूसरे सदन के सामने 3 विकल्प होते हैं कि पहला यह कि विधेयक उसी के पास रह जाता है और उसी रूप में पेश किया जाता है जिस रूप में उसी के पास भेजा गया है। दूसरा ये कि विधेयक जो है उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। द्वितीय सदन के द्वारा उसमें कुछ संशोधन कर देने पर उस विधेयक को पुनः पहले सदन में भेजा जाता है। पहले सदन द्वारा संशोधन को स्वीकार कर लिए जाने पर वह विधेयक पूर्णतः पास हो जाता है। अब क्या है कि दोनों सदनों से पारित होने के बाद वाद विवाद होने के बाद वो जो विधेयक है, साधारण विधेयक है, वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। अब राष्ट्रपति अगर उस पर कोई भी चेंजेस या बदलाव सुझाता है तो उस स्थिति में क्या है कि वो विधेयक दोबारा से पहले सदन के पास यानी कि उस सदन के पास जिस सदन में उसे प्रस्तुत किया गया है उस सदन के पास आता है। और यदि उसे प्रस्तुत करने वाला जो सदन है वो
जो अध्यक्ष है वो जो सदन है वो अगर उन चेंजेस को मान जाता है तो वो जो विधेयक है उन चेंजेस के साथ पारित समझा जाएगा। और अगर वो नहीं मानते हैं तो क्योंकि राष्ट्रपति की शक्ति सिर्फ नाम मात्र शक्ति है, तो उस स्थिति में उस विधेयक को दोबारा से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है और वहाँ पर राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ता है और वो जो विधेयक है वो पारित समझा जाता है। अब उसके बाद क्या है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। संयुक्त बैठक में क्या होता है, पहले सदन के द्वारा दूसरे सदन में संशोधन नहीं माने अथवा 6 महीने से अधिक बीत जाने पर उसे दूसरे सदन द्वारा तब तक पास नहीं किया जा सकता जब तक उसे राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों में ही नहीं बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक में यदि यह बिल बहुमत से पास कर दिया जाता है तो समझा जाता है कि बिल दोनों सदनों द्वारा पास कर दिया गया है। अब अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि राष्ट्रपति या राज्यसभा द्वारा या किसी भी सदन द्वारा सुझाए गए जो चेंजेस है वो नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और उस संयुक्त बैठक में वो क्या करता है कि मतलब वोट वगैरह होता है और बात विचार विमर्श होता है, जिसमें ये अगर दोनों सदनों में से जो चेंजेस है, बदलाव है, बिना बदलाव के वो जो बिल है बहुमत के साथ पास हो जाता है, तो उस स्थिति में जो विधेयक है वो दोनों सदनों से पारित समझा जाता है। अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के बारे में थोड़ा डीपली हम पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति क्या है, किसी भी विधेयक के दोनों सदनों से पास होने के बाद क्या है, उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति भी दे सकता है या तथा स्वीकृति देने पर से मना भी कर सकता है कि उसे हस्ताक्षर करना है तो वह हस्ताक्षर कर भी सकता है और वो हस्ताक्षर करने से इनकार भी कर सकता है। यह राष्ट्रपति की मर्जी पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति उसे सदन के पास फिर विचार विमर्श के लिए भेज सकता है या जो भी चेंजेस उसे राष्ट्रपति को लगते हैं कि होने चाहिए उन सुझावों के साथ उसे दोबारा से सदन में भेज दिया यानी कि दोबारा से उस पर वाद विचार के लिए विचार विमर्श के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति को ये शक्ति कहाँ से मिलती है? राष्ट्रपति ने लाभ के पद से संबंधित विधेयक 30 मई 2006 ईस्वी को पुनः उस पर विचार करने के लिए संसद अथवा दोनों सदनों के पास भेजा। किसी बिल के इस तरह वापस कर दिए जाने पर दोनों सदनों में क्या है, उस पर विचार विमर्श किया जाता है। आवश्यक होता है, जरूरी होता है उस पर विचार विमर्श करना। दोनों सदनों द्वारा बिल को सुधार या कुछ अधिक सुधारों के साथ पास कर दिए जाने पर राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए मजबूर होता है। यदि अगर बाय चांस या किसी केस में ऐसा होता है कि लोकसभा और राज्यसभा या कोई भी सदन उन चेंजेस को मानने से इनकार कर देता है, तो जो बिना वो चेंजेस किए या बिना उन सुझावों पर विचार विमर्श किए क्या है कि उस विधेयक को दोबारा से राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। और उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास अगर पुनः यानी कि दोबारा वो विधेयक हस्ताक्षर के लिए आ गया बिना चेंजेस के, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। यानी कि राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करने के लिए, उस पर अपनी मंजूरी देने के लिए, स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। तो ये था कि दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देता है और उसे रोक नहीं सकता है। यानी कि अपने चेंजेस या बदलाव या अपनी जो वो चेंजेस चाहता है या अपने मनोबल से वो भेज तो देता है उसे दोबारा से पुनः विचार के लिए, लेकिन जो सदन है वो उसके उस चेंजेस को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको विधि निर्माण की ये जो पूरी प्रक्रिया है समझ आई हो और जो ये दोनों प्रकार के विधेयक है यानी कि धन विधेयक है और साधारण विधेयक है वो आपको क्लियर हो गया हो।